तो मैं तुम्हारा अभिमान चूर चूर कर दूंगा। अगली मुलाकात अब सीधे युद्ध भूमि में ही होगी। और इसके जवाब में एक आवाज आती है, बिल्कुल शांत लेकिन अडिग, मैं प्रतीक्षा करूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस तूफान की आहट थी जिसने आगे चलकर हल्दी घाटी के खौफनाक युद्ध की नींव रखी। आज के इस खास विश्लेषण में हम ठीक इसी ऐतिहासिक कूटनीतिक टकराव की गहराई में उतरेंगे जिसने मेवाड़ और विशाल मुगल साम्राज्य को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, यह स्वाभिमान और पराधीनता के बीच का एक आखिरी निर्णायक टकराव था। इस पूरे विश्लेषण में हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु उस दौर के बारे में है जब राजपूताने की बड़ी बड़ी रियासतें एक एक करके अपनी स्वतंत्रता छोड़कर मुगल साम्राज्य के आगे नतमस्तक हो रही थी। लेकिन कूटनीति, दबाव और सैन्य धमकियों के इस भयंकर तूफान के बीच मेवाड़ अपनी जगह से हिलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो आइए आज हम ये समझते हैं कि कैसे शांति के इन प्रस्तावों की विफलता ने उस ऐतिहासिक रण को जन्म दिया और कैसे दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का ये टकराव अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, स्वाभिमान की हुंकार। देखिए, जब चारों तरफ समर्पण का माहौल बन चुका था, तब मेवाड़ एक बिल्कुल अलग ही रास्ते पर चल रहा था। बाकी राज्य अपनी सुरक्षा और सुख सुविधाओं के लिए आसानी से अधीनता स्वीकार कर रहे थे, लेकिन मेवाड़ के लिए मुद्दा कभी सत्ता का था ही नहीं, ये अस्मिता और स्वतंत्रता का अंतिम संघर्ष था। कमाल की बात यह है कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभालते ही एक ऐसी कठोर प्रतिज्ञा ली जिसने उनका पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। उन्होंने राजमहलों के सारे सुख पूरी तरह से त्याग दिए। उनका संकल्प बिल्कुल साफ था, जब तक मेवाड़ मुगलों से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाता, वो पलंग पर नहीं सोएंगे और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे। एक शासक का अपनी मातृभूमि के लिए ऐसा अटूट समर्पण सच में इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भाग 2 पर मुगल प्रस्ताव और उनकी अस्वीकृति। अब उस समय दिल्ली में बैठे अकबर की विस्तारवादी नीतियां अपने चरम पर थीं। अकबर भी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि मेवाड़ से सीधे टकराना कोई आसान काम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बिना खून बहाए मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए एक कूटनीतिक रास्ता चुना और शांति दूतों को भेजने की शुरुआत की। 1572 से कूटनीतिक चालें चलनी शुरू हुईं। सबसे पहले उन्होंने अपने सबसे चतुर दरबारी जलाल खान को भेजा, जिसे महाराणा प्रताप ने तुरंत खाली हाथ लौटा दिया। फिर 1573 में आमेर के राजा मानसिंह को भेजा गया। जब वो भी विफल रहे तो उसी साल तीसरा और आखिर में चौथा दूत भी भेजा गया। लेकिन महाराणा प्रताप किसी भी लालच या दबाव के आगे रत्ती भर भी नहीं झुके। लगातार 4 बार दूतों को वापस भेजकर उन्होंने इस विशाल साम्राज्य को एक सीधा संदेश दे दिया था कि मेवाड़ ना तो डरेगा और ना ही किसी के आगे झुकेगा। और इस कूटनीति का सबसे बड़ा टकराव होता है भाग 3 में, उदयसागर झील की दावत। साल था 1573। जब राजा मानसिंह दूसरे दूत बनकर उदयपुर पहुंचे तो उनके लिए खूबसूरत उदयसागर झील के सामने वाले टीले पर एक शाही दावत की खास व्यवस्था की गई थी। ऊपर से देखने में तो सब कुछ बड़ा शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक भयानक कूटनीतिक तूफान उफान पर था। दावत तैयार थी, मेहमान तैयार थे, लेकिन महाराणा प्रताप वहां नहीं पहुंचे। उनकी जगह उनके पुत्र अमर सिंह अतिथि सत्कार के लिए आगे आए। अमर सिंह ने मानसिंह से कहा कि महाराणा को सरदर्द है, इसलिए वो दावत में शामिल नहीं हो सकेंगे। खैर, मानसिंह तुरंत समझ गए कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जानबूझकर किया गया एक बड़ा कूटनीतिक अपमान है। बस उसी पल उस दावत के माहौल में अचानक से एक भारी सन्नाटा छा गया। और उसके बाद महाराणा प्रताप की तरफ से जो असली संदेश आया ना, वो शब्दों के रूप में एक तीर की तरह था। संदेश बिल्कुल साफ था, जिस राजपूत के संबंध एक तुर्क से हो, उसके साथ भला कौन राजपूत भोजन करेगा। यह वाक्य महज एक अस्वीकार नहीं थी, ये राजपूतों के उस अडिग स्वाभिमान और उन कड़े मूल्यों की खुली घोषणा थी, जहां अपनी अस्मिता से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता था। और इस एक अकेले वाक्य ने शांति और कूटनीति के बाकी बचे सारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। जरा सोचिए उस वक्त वहां कैसा दृश्य रहा होगा। एक भारी अपमान का घूंट पीकर मानसिंह गुस्से में वहां से उठ खड़े हुए। उन्होंने उस शाही भोजन का एक निवाला तक नहीं खाया, सिर्फ अन्न देवता के सम्मान में चावल के कुछ दाने उठाए और उन्हें अपनी पगड़ी में रख लिया। अपमान से पूरी तरह तिल मिलाए हुए मानसिंह ने घोड़े पर सवार होते वक्त वही भयंकर चेतावनी दी जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, कि वो प्रताप का अभिमान चूर्ण कर देंगे और अगली मुलाकात अब युद्ध भूमि में होगी। बातचीत का दौर अब यहां आकर पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब तो युद्ध तय था। इसलिए हम आते हैं भाग 4 पर, हल्दी घाटी की खौफनाक तैयारियां।
जैसे ही युद्ध होना निश्चित हुआ, दोनों तरफ से ऐसी विशाल मिलिट्री प्रिपरेशन शुरू हो गई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अगर हम दोनों सेनाओं की ताकत देखें तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। एक तरफ राजा मानसिंह की कमांड में 1 लाख सैनिकों की ऐसी विशाल सेना जिसके पास अनगिनत हथियार और संसाधन थे, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मात्र 20,000 लोगों की छोटी सी सेना। लेकिन इसमें जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि मेवाड़ की फौज में सिर्फ पेशेवर राजपूत सैनिक नहीं थे। उनकी ताकत उनके सेना के आकार में नहीं, उनके जज्बे में थी। महाराणा प्रताप ने एक बड़ा ही अद्भुत और ग्राउंड लेवल सैन्य संगठन तैयार कर लिया था। उन्होंने आम लोगों, किसानों और जनजातियों को एकजुट किया। अरावली की दुर्गम पहाड़ियों की एक एक इंच से वाकिफ भील योद्धाओं ने तीर कमान के साथ घाटियों में स्ट्रैटेजिक पोजीशंस ले लीं। वहां के स्थानीय लोहारों ने दिन रात अपनी भट्टियां जलाकर हथियारों का एक भारी जखीरा खड़ा कर दिया। सरदारों को पुरानी युद्ध कलाओं और गिरेला वॉर टैक्टिक्स का कठोर अभ्यास कराया गया। ये सिर्फ एक सेना की तैयारी नहीं थी, ये अपनी मिट्टी को बचाने के लिए एक पूरे समाज की हुंकार थी। खैर, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और समय आ गया था भाग 5 का, युद्ध भूमि का निमंत्रण। अप्रैल 1576 में मुगल बादशाह अकबर ने ऑफिशियली मानसिंह को उस 1 लाख की विशाल सेना का मुख्य सेनापति बना दिया और मेवाड़ पर हमले का आखिरी आदेश जारी कर दिया। देखिए, ये पूरी सिचुएशन ना बिल्कुल किसी प्रेशर कुकर की तरह हो गई थी जो बस फटने ही वाला हो। 2 महीने के लंबे सफर के बाद बनास नदी के मैदानी इलाके में मोलेला गांव के पास मुगलों की भारी भरकम सेना ने अपना डेरा डाल लिया, और ठीक वहां से मात्र 6 मील की दूरी पर लूसिंग गांव के पास मेवाड़ की वो 20,000 की सेना बिल्कुल अटल खड़ी थी। सिर्फ 6 मील का फासला। उस रात वहां दोनों खैमों में जो बेचैनी और खौफ का माहौल रहा होगा, उसकी तो हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। और फिर आती है वो तारीख 18 जून 1576, वो ऐतिहासिक और भयानक सुबह। स्रोतों की माने तो उस दिन आसमान में घनघोर काले बादल छाए हुए थे, हवाएं धीमी चल रही थीं और बादलों के बीच से बिजली की लगातार तेज गड़गड़ाहट गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मौसम भी उस दिन प्रकृति की तरफ से आने वाले किसी महाविनाश और रक्तपात का संकेत दे रहा हो। और इसी खौफनाक रहस्यमयी वातावरण के बीच दुनिया के सबसे अनोखे और भयानक युद्धों में से एक हल्दी घाटी के युद्ध का शंखनाद हुआ। तो आइए इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बेहद गहरा सवाल छोड़ते हैं यहां पर। जरा सोचिए, जब मात्र 20,000 देशभक्त अपने से 5 गुना बड़ी यानी 1 लाख की साम्राज्यवादी सेना की आंखों में आंखें डालकर खड़े होते हैं, तो उस स्वाभिमान की असली कीमत क्या होती है? ये सिर्फ तीर, तलवारों और सेनाओं की टकराहट बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये 2 बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं की एक ऐसी परीक्षा थी जिसके परिणाम दुनिया देखती रह गई। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज हल्दी घाटी की वो मिट्टी आज भी उसी अदम्य स्वाभिमान की गवाही देती है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।